नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका और मैं हूं आपके साथ हर्षिता सावंत। कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग पर नजरें रहेंगी, लेकिन आज का जो बड़ा इवेंट है वो है ऑफ कोर्स जीएसटी, जो घंटों ही दूर है। लेकिन साथ ही आज सीडीएसएल ने अपने पारी की शुरुआत भी करनी है। याद रखिए, काफी धमाकेदार इशू रहा है ये, जमकर यहाँ पर लोगों ने आवेदन दिए और यही संकेत मिल रहे हैं प्री ओपन सेशन से कि एक बम्पर लिस्टिंग होगी। 149 का इशू प्राइस था, 250 के ऊपर की लिस्टिंग की पूरे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर नजरें रहेंगी। मैनेजमेंट से भी हम आगे बात करेंगे सीएनबीसी आवाज पर और साथ ही आपको बताएंगे इस बम्पर लिस्टिंग के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन हम ये भी बताएंगे आपको कि यहाँ पर आज भारतीय बाजारों में किन चीजों पर नजरें रहेंगी। हम बात करेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से जीएसटी की तैयारी पर। साथ ही फोकस में रहेगा आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ भी। सीडीएसएल की मैं बात कर रही थी, पीएस रेड्डी साहब कंपनी के एमडी और सीईओ हमारे साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम में आगे। और हम बात भी करेंगे एयू होम फाइनेंस की, जो बाजार में खुल गया है इशू, और यहाँ पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये जानकारों से समझेंगे कि क्या वाकई में आवेदन देना चाहिए या नहीं। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इशू में तो मैनेजमेंट की क्या प्लान्स है। संजय अग्रवाल कंपनी के एमडी हमारे साथ जुड़ेंगे। कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी। साथ ही हम आपको बताएंगे आज का तत्काल ट्रेड और साथ ही जुलाई की सीरीज में आपकी क्या ओपनिंग पोजीशन होनी चाहिए। निफ्टी की स्ट्रैटेजी हम समझेंगे। सिमी भौमिक से मितेश ठक्कर आगे जुड़ेंगे, आपको बताएंगे वायदे बाजार का एक्शन और सुमित बगाड़िया से जानेंगे ऑप्शंस की रणनीति। साथ ही प्रकाश काबा भी आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए आज। लेकिन सबसे पहले फोकस रहेगा सीडीएसएल पर। याद रखिए, काफी धमाकेदार यहाँ पर आवेदन आते हुए दिखाई दिए थे। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लिस्टिंग का, क्योंकि डीमार्ट के बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक बम्पर लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही है। और पिछले कुछ दिनों में जो भी लिस्टिंग हुई है यहाँ पर इतना उत्साह नहीं देखने को मिला है जितना सीडीएसएल से जुड़ा हुआ है। तो लिस्टिंग का इंतजार। याद रखिए, 149 का इशू प्राइस के आसपास प्री ओपन मार्केट में सेटल हुआ था और अब इसने पारी की शुरुआत कर ली है। 257 यानी कि 250 रुपए के ऊपर की लिस्टिंग हम सीएनबीसी आवाज पर आपको पहले भी बता रहे थे, ये आपने उम्मीद करनी चाहिए और उसी उम्मीद पर ये स्टॉक खरा उतरता हुआ। तो लिस्ट होते ही यहाँ पर हम देख रहे हैं चौके छक्के लग गए हैं। 259 पर इस समय 110 रुपए का प्रीमियम देखने को मिला है। एक बम्पर लिस्टिंग वाकई में इस काउंटर ने दिखाई है। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? अब क्या मुनाफा घर ले जाएं या फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें स्टॉक को? हमारे साथ है अविनाश कुरक्षकर। अविनाश, बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग और जैसे हम उम्मीद भी कर रहे थे कि यहाँ पर एक बम्पर मुनाफा हाथ लगेगा और वही हुआ है। अब क्या स्ट्रैटेजी हो? ना, आई थिंक हर्षदा, मुझे लग रहा है कि निवेशकों को ये आईपीओ में जरूर अच्छा पैसा बना है। मेरे ख्याल से जो निवेशक थोड़े से मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मेरी राय में उनको यही होगा कि ये थोड़ा सा होल्ड करें, क्योंकि क्लियरली सीडीएसएल एक एन्युटी बिजनेस मॉडल के जैसा है और क्लियरली जिस तरह की इनकी मार्केट पोजीशनिंग है और ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है कैपिटल मार्केट के, तो इनको होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से 290-300 का भी प्राइस पॉसिबल है ओवर द नेक्स्ट 6-12 मंथ। और जिनको लिस्टिंग गेन्स चाहिए वो तो निकल सकते हैं, लेकिन अगर 6 से 12 महीने का व्यू है और इन्वेस्टर का माइंडसेट है तो उसको होल्ड करना चाहिए। कि 6 से 12 महीने के लिहाज से आप कह रहे हैं होल्ड करना चाहिए। लेकिन अविनाश, कई लोग ऐसे थे जिनको शायद अलॉटमेंट ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोगों ने आवेदन दिए थे। क्या करंट लेवल्स पर खरीदना चाहिए या फिर बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अगर किसी ने इस शेयर में पैसा लगाना है लॉन्ग टर्म के नजरिए से? कौन से लेवल्स अट्रैक्टिव होंगे? आई थिंक आपने सही कहा, काफी लोगों को अलॉटमेंट मिला नहीं है, थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर्स को भी निराशा मिली है। मुझे लग रहा है कि 225-230 तक अगर ये स्टॉक आता है, जो शायद आने वाले दिनों में हो सकता है कि थोड़ी बहुत बिकवाली के बाद आ सकती है, तो 225-230 विल बी अ गुड एंट्री पॉइंट और यहाँ से डेफिनेटली एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 225 से 230 अगर आप उन चंद लोग में से हैं, इनफैक्ट कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अप्लाई किया लेकिन यहाँ पर उनके हाथ ये स्टॉक लगा नहीं, तो 225-230 के बीच में स्टॉक को अगर आप लेंगे तो आपके लिए बढ़िया कॉल रहेगा। लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के देगा। सीडीएसएल 264 पर इस समय ट्रेड करता हुआ, धमाकेदार लिस्टिंग होती हुई। इनफैक्ट एनएसई पर ये 67% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
अच्छी तेजी इस काउंटर में बनी है। एक फैंटास्टिक प्ले बाजार में आया है। इनफैक्ट CDSL के साथ साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर पर भी एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं। रिलेशन है, क्या रिलेशन है? BSE कुछ हिस्सेदारी होल्ड करता है CDSL में। अब उन्होंने कितना ऑफलोड किया है वो आपके लिए अपडेट हम लेकर आएंगे जरूर, लेकिन BSE में भी इसका असर पड़ता हुआ 1100 के ऊपर फिलहाल ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये समय की सबसे एक्टिव थीम है और इस पर हमारी नजरें जरूर बनी रहेंगी। लेकिन अब फोकस करते हैं कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। तो कल की गिरावट के बाद सोना कुछ संभलने की कोशिश जरूर दिखा रहा था कॉमेक्स पर। कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर यहां पर खुलता हुआ 2933 के लेवल्स यानी कि 15 रुपए की बढ़त पर कच्चे तेल की शुरुआत हुई है। लगभग आधे % का उछाल देखने को मिला है। कॉमेक्स पर भाव हमने देखे थे सोने के $1250 के आसपास है। देखेंगे भारतीय बाजारों में किस तरह की शुरुआत हुई है। फिलहाल नेचुरल गैस में हल्की गिरावट और सोना भारतीय बाजारों में कुछ फिसल रहा है। 28,561 के लेवल्स यहां पर देखने को मिले हैं। तो हल्की नरमी के साथ शुरुआत जरूर देखी गई है। चांदी भी थोड़ी सी नरमी दिखा रहा है, करीब 60 रुपए की गिरावट पर यह कमोडिटी खुली है आज के ट्रेड में। बेस मेटल्स देख लेते हैं वहां पर स्थिति कैसी है। लास्ट आपको याद होगा कॉपर में कल थोड़ी सी चमक बनती दिखाई दी थी, शुरुआत भी मजबूत थी। फिलहाल ओपनिंग ट्रेड कुछ खास नहीं है। हालांकि एल्यूमिनियम है जहां पर हल्की सी गिरावट पर ट्रेड देखने को मिला। तो कुछ और टाइम देना चाहिए मुझे लगता है एक क्लियर कट ट्रेंड के लिए जो बेस मेटल्स में इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, लेड में 1 रुपए की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। निकल भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, यहाँ पर बहुत ही मामूली सा इजाफा है। तो कुछ समय बाद हम एक बार फिर चेक करेंगे कि क्या किसी तरह का एक्शन कुछ अलग और क्लियर ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है या नहीं फिलहाल बेस मेटल्स में। हालांकि आज का जो ओपनिंग ट्रेड है कच्चे तेल में उछाल और सोने में नरमी देखने को मिली है। नजर रखेंगे यहाँ पर एग्री कमोडिटीज के ओपनिंग क्यूज पर भी। लेकिन फिलहाल आपकी स्क्रीन पर अब सोयाबीन आता हुआ 5 रुपए की बढ़त पर ट्रेड देखने को मिला। 2829 के लेवल साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर आप गौर करें दूसरी कमोडिटीज का क्या हाल है, आज खुलते ही मस्टर्ड सीड यहाँ पर करीब 7 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा रेडार पर है ग्वार सीड भी। यहाँ पर अब देखिए लगातार बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। ग्वार सीड के साथ क्या ग्वार गम भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आए। क्या इस सीड का असर हम देख रहे हैं दूसरी कमोडिटीज की एंसिलरी कमोडिटी पर भी दिखाई दे रहा है या नहीं, वो आपकी स्क्रीन पर आगे लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल टर्मरिक आपके सामने 12 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है 6340 पर आज के भाव खुलते हुए। तो यहाँ पर अब हल्की नरमी देखने को मिल रही है। हमारे साथ है अनुज गुप्ता और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता। आप दोनों का स्वागत है। अनुज, पहले आपसे जानना चाहेंगे बेस मेटल्स बहुत फ्लैट ओपनिंग दिखा रहे हैं भारतीय बाजारों में। इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा एक्शन ज्यादा था, भारत में कुछ ट्रेड लिया जाए या फिर आप दोपहर में नजर रखना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग अर्चना जी। अगर देखें तो बेस मेटल अगर हम देखें तो पिछले 2-3 सेशन से काफी एक आउट परफॉर्मेंस दी है। मुझे लगता है कि बेस मेटल में जो तेजी का माहौल है वो आगे भी कायम रहेगा। हालांकि हमने देखे कि इन्वेंट्रीज यहाँ पर ड्रॉप डाउन होती हुई दिखाई दी है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बेस मेटल में देखने को मिला। साथ में डॉलर में जो गिरावट रही है उसका इम्पैक्ट भी बेस मेटल में देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में भी बेस मेटल में आउट परफॉर्मेंस रहेगी। हमें लगता है कि कॉपर और निकल के अंदर और जिंक के अंदर बाई इनिशिएट की जा सकती है। कॉपर में अगर टारगेट की बात करें तो करीबन 387-389 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर निकल में टारगेट की बात करें तो हमें लगता है कि निकल में भी करीबन ऊपर में 605-610 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर जिंक की बात करें तो हमें लगता है कि जिंक के अंदर भी करीबन 179 रुपीज तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बेस मेटल हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए आउट परफॉर्मेंस कर सकता है। तो बाइंग साइड की कॉल बेस मेटल्स में रहेगी। आप कह रहे खरीदारी करके चले बेस मेटल्स में, तो आज जो थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली है वहां पर आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, मौका ढूंढना है खरीदारी करने का। निकल में ज्यादा तेजी की उम्मीद, 605 का टारगेट इस समय अनुज दे रहे हैं। सोना ये थोड़ा सा फीका पड़ रहा है, अनुज क्या सलाह होगी? देखिए गोल्ड के अंदर देखें तो अब भाव जो है वो करीबन $1250 के नीचे है कॉमेक्स के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट लेवल था 1250 का वो ब्रीच किया है। और अगर हम देखें तो पिछले सेशन में उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और हमने देखा है कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। साथ में अगर हम देखें तो थोड़ा सा GST जो अब भारत में लागू होने वाला है उसका भी एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट मीन्स कहीं ना कहीं डिमांड जो है
वो कम होती हुई दिखाई दी, जिसका असर एक गोल्ड पे देखने को मिला है। हमें लगता है कि फिजिकल मार्केट को ट्रैक करते हुए गोल्ड में कुछ गिरावट आती हुई दिखाई दी है। हमारा व्यू है कि आने वाले दिनों में अभी और कुछ और गिरावट गोल्ड में देखने को मिल सकती है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव और एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से गोल्ड के अंदर बिकवाली कर सकते हैं। इंट्राडे में टारगेट करीबन 28,450 तक देखने को मिल सकता है, मीन्स कॉमेक्स में करीबन $1240 तक, और अगर हम थोड़ा सा मिड टर्म तक व्यू देखें तो करीबन $1230, $1220 तक, और एमसीएक्स में करीबन 28,200, 28,100 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली करके ट्रेड किया जा सकता है। गोल्ड में बिकवाली की पोजीशन बरकरार रहे, ये कहना है रूपा। एग्री कमोडिटीज में आज हम देख रहे हैं सोयाबीन थोड़ा सा सुस्त, हल्दी के दाम भी थोड़े से नरम पड़ते हुए, ग्वार सीड में कुछ दबाव है। आप क्या प्रेफर करेंगी ट्रेड करना आज? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज मुझे कैस्टर काफी अच्छा लग रहा है। काफी गिरावट के बाद इसमें एक हम कंसोलिडेशन जोन को आते हुआ देख रहे हैं, और एक बाइंग जो है वो निचले स्तरों पर हावी हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी टिप मिलता है 4360 से 4380 के अराउंड, तो वहाँ पर एक बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। ऊपर में हम एक्सपेक्ट करें कि 4480 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं 4322 डिग्री स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। दूसरा, मसालों के अंदर हमें जीरा काफी अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है, डिप मिलता है 18,800 के आसपास, तो वहाँ पर बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। ऊपर में हम एक्सपेक्ट करें कि एक बार फिर से 19,000 से 19,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं नीचे में 18,500 का एक स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। जीरा में खरीदारी करें 19,200 के टारगेट के लिए, और साथ ही इन्होंने कहा कैस्टर सीड में भी मौका उनको दिख रहा है तेजी करने का, तो वहां पर भी बाय कॉल ही आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज और रूपा, आप दोनों का हमारे लिए ये पिक्स देने के लिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे आपको बताएंगे आज का तत्काल ट्रेड और साथ ही जीएसटी पर क्या कहना है प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का, क्या तैयारियां हैं, इस सब पर हमारी नजरें रहेंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज। आप देख रहे हैं सौदा आपका। भारतीय बाजारों में आज हल्की मुनाफा वसूली का जोर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में इस समय आपने अगर तत्काल प्रभाव से एक ट्रेड लेना है वो क्या हो, यही हम आपको बताते हैं हर रोज इसी समय पर। और डेस्टिनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन के रेडार पर है यूपीएल। जी हाँ, यहाँ पर खरीदारी की राय आई है। यूपीएल में टारगेट वो दे रहे हैं 854 का, और स्टॉप लॉस 831 का रहेगा। ये फिलहाल है आज का तत्काल ट्रेड सुमित जैन की ओर से। और अगर आप थोड़ा सा लंबा पर्सपेक्टिव डालते हैं तो 950 का टारगेट डॉइचे बैंक की ओर से भी आया, उसका भी ख्याल रखें। लेकिन फिलहाल इस समय का जो टारगेट आ रहा है वो 854 का है। तो इंट्राडे के लिहाज से यूपीएल में अच्छी खरीदारी का मौका है, हमारे जानकार बता रहे हैं। लेकिन आज सभी की नजरें हैं जीएसटी पर। कुछ ही घंटे बाकी हैं, मेरे ख्याल में 13 घंटे बाकी है। जीएसटी आज आधी रात से, याद रखिए, लागू हो जाएगा, और ये भारत की पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जा रहा है। हालांकि इस नई टैक्स व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में अभी भी काफी शंकाएं हैं। उन्हीं आशंकाओं को दूर करने के लिए हमारी सहयोगी प्रियंका संभव ने बात की प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से। नमस्कार। एक देश एक टैक्स के नारे के साथ देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा जाने वाला जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। पूरे देश में लगेगा एक टैक्स, लेकिन कैसे लगेगा ये टैक्स, किस तरह से होगी टैक्स की देनदारी और कितने बार भरना होगा आपको रिटर्न, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं देश के कारोबारी, ट्रेडर्स, दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं। और इसीलिए हम ये खास शो लेकर आए जिसमें हम तमाम स्टेक होल्डर से लेकर एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपका परिचय करवाते अपने खास मेहमान से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आप हमारे इस इनिशिएटिव में साथ दे रहे हैं जिसमें हमारी कोशिश ये है कि हम जीएसटी को समझा सके लोगों तक। और पहला सवाल यही है कि कई रोड ब्लॉक को पार करने के बाद जितेंद्र जी जीएसटी अंजाम तक तो पहुंच रहा है, लेकिन अब बारी है मेंटल ब्लॉक को दूर करने की, क्योंकि जीएसटी से जुड़े सवाल और जितनी असमंजसता हमें दिख रही है, ऐसे में आप ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया और बड़ी उम्दा बात कही कि मेंटल ब्लॉक, और यकीनन ऐसा स्वाभाविक भी है और इससे कोई बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
जीएसटी के लागू होने के बाद ना केवल उद्योग में सरलता आएगी, ईज इन बिजनेस, बल्कि आम साधारण कॉमन मैन भारत का, उसको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी सिंगल टैक्स सिंगल नेशन के माध्यम से। हो सकता है कि आरंभिक दिनों में ट्रांजिशन फेज में थोड़ी बहुत दिक्कतें आए, परंतु आगे चल करके कुछ एक कीमतों में भी राहत मिल सकती है, और ये बातें समझानी आवश्यक हैं। और विशेषकर कुछ ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर के क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्र, जहाँ पर के लोगों को कठिनाइयाँ रहती हैं या वो इस बात को समझ नहीं पाते कि कहीं नेट कनेक्टिविटी नहीं है तो भला हम कैसे करेंगे, उनके साथ उनको ज़रा अलग से उनकी चिंता करने की आवश्यकता है। जितेंद्र जी, जम्मू और कश्मीर को जीएसटी के दायरे में अभी नहीं लाया गया है। अब वहां से आप किस तरह से इंटरस्टेट ट्रेड को देखेंगे? जब JNK से कोई भी सामान बाहर जाएगा या बाहर से वहां सामान जब जाएगा तो कैसे तालमेल बैठेगा, और कब तक हम जीएसटी नेटवर्क में जम्मू एंड कश्मीर को आते हुए देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू होने से कई अन्य प्रदेशों की तुलना में जम्मू कश्मीर को अधिक फायदा होने वाला है। और पूर्वोत्तर में वो कैसे कि जम्मू कश्मीर का जो ग्रोथ है या इक्विटेबल ग्रोथ, वो देश के विकासशील अथवा विकसित प्रदेशों के तुलना में एक सामान्य स्तर पर आ जाएगा। चाहे पूर्वोत्तर के प्रदेश हैं, चाहे जम्मू कश्मीर है, जो कहीं ना कहीं कुछ अन्य प्रदेशों की तुलना में थोड़े से पिछड़े हुए माने जा रहे थे, उनको भी उसी स्तर पर इक्विटेबल ग्रोथ का मौका मिला है। इसलिए जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेशों को तो और ज़्यादा ज़रूरत है जीएसटी की। और जो लोग राजनीतिक दल वहाँ पर विरोध कर रहे हैं, उनके अपने कारण, अब मान लीजिए कोई एक राजनीतिक दल कहता है कि साहब इससे हम ऑटोनॉमी पर असर पड़ता है, लेकिन साहब इसका बड़ा सीधा सीधा जवाब है कि पहली बार 70 वर्ष के इतिहास में आज़ाद हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऑटोनॉमी दी है। ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं तो और क्या है? सबसे बड़ा सवाल जहन में सिंह साहब अगर बोलें तो वो है कि महंगाई का क्या होगा। महंगाई दर को आप जीएसटी लागू होने के बाद किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? ये चिंता है। हो सकता है आरंभिक दिनों में इस प्रकार का हो, और उसके कई एक जीएसटी पर सी कारण नहीं रहेंगे, दूसरे कारण रहेंगे। अब जैसे आखिरी दिनों में जून के महीने में बहुत से लोग अपना अपना सामान बेचने लग गए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सामान बिका रहे। अभी कोई मान लीजिए समाचार पत्रों में, प्रिंटिंग प्रेस में कागज़ सप्लाई करता है तो कहता है कि साथ जितना पिछला कागज़ बचा है वो बिक जाए, या कोई और रॉ मटेरियल, कि उन्हें लगता है कि नई व्यवस्था आएगी उसमें हम नए तरीके से शुरू करेंगे, तो इसमें थोड़ी सी किल्लत या कमी आने के कारण ऐसा होगा। लेकिन लॉन्ग रन में जब स्मूथ रनिंग इसकी आरंभ हो जाएगी तो कीमतें स्टेबलाइज भी होंगी, और मुझे लगता है कि कुछ महीने के बाद, इस साल के बाद, कुछ एक कीमतों में फर्क भी आना शुरू हो जाएगा। अब लागू होने वाला है जीएसटी, तो सबसे एक सवाल जो सभी के जहन में उठ रहा है कि क्या जीएसटी नेटवर्क 1 जुलाई से ही एकदम सही तरीके से काम करेगा या नहीं, और क्या हम पूरे भरोसे के साथ आप हमें ये जवाब हाँ में दे सकते हैं? निश्चय ही 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को ठीक 12 बजे जीएसटी लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रहेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, देवेगौड़ा जी रहेंगे, और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी तो रहेंगे ही। और उसके बाद आरंभिक जो टीथिंग प्रॉब्लम्स कभी ना कभी होती हैं, उनको वैसे उनकी ध्यान कर लिया गया है कि उनकी संभावना बहुत घट गई है, फिर भी अगर होंगी तो उनसे भी निपटने के लिए पूरी तरह से ये मैकेनिज्म हमारा सक्षम है। धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी आपका। तो हमारे साथ थे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जिनके मुताबिक जीएसटी एक बड़ा टैक्स का बदलाव जरूर है और शुरुआत में कुछ दिक्कतें भी आ सकती है, लेकिन सरकार की तैयारी पूरी है और जैसे जैसे जीएसटी लागू होगा समझ भी बढ़ेगी इसको लेकर के। इसी मोड़ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आज आपने निफ्टी में क्या ट्रेड लेना है और किन स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, इस पर राय लेकर आएंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। जुलाई सीरीज के पहले दिन भारतीय बाजारों में हल्की मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिल रहा है। 9,570 के आसपास, 9,470 माफ कीजिएगा के लेवल्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। सिमिक भौमिक हमारे साथ है। सिमिक, पहले ये बताइए क्या सलाह होगी, निफ्टी में क्या ट्रेड ले?
हर्षदा गुड मॉर्निंग। मैंने सिर्फ बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रेटेजी रखा था क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा सपोर्ट को होल्ड किया है। 9470 9475 इस रेंज के आसपास निफ्टी सपोर्ट लिया है क्योंकि उसी रेंज के आसपास निफ्टी का 50 डेमा है। 9461 मेरे चार्ट में है जो निफ्टी का एक क्रूशियल सपोर्ट है और जब तक निफ्टी उस रेंज के ऊपर होगा 5-10 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, पर जब तक निफ्टी इस रेंज के आसपास ही है तब तक बाय ऑन डिप्स ही स्ट्रैटेजी रखेंगे क्योंकि निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव ट्रेंड में निफ्टी अगर पहले बार 50 डेमा को रिस्पेक्ट दे रहा है तो यहां से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मैंने जो स्ट्रैटेजी दिया था निफ्टी खरीदारी करेंगे निफ्टी 9460 से 50 के बीच में, अगर वहां पे आधा घंटा निफ्टी होल्ड करता है तो खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 9445 9440 का था और मेरा जो टारगेट है वो 90 से 9510 का ही है क्योंकि वो निफ्टी का ओपनिंग गैप है, वही माइनर हार्डल है। निफ्टी को इस रेंज को क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा अच्छा कुछ स्ट्रेंथ इंट्राडे में दिखाने के लिए, नहीं तो मुझे लगता है कि जो वीकनेस सुबह सुबह देखने को मिला है वो वीकनेस पूरी तरह से निफ्टी कवर करेगा और निफ्टी का क्लोजिंग वापस फ्लैट या पॉजिटिव टेरिटरी में होना चाहिए। तो 9490 9510 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर डिप पर खरीदारी की सलाह सिमी दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सिमी। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे वायदे बाजार का एक्शन आज कैसा है, निफ्टी की जुलाई सीरीज में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए निफ्टी में और स्टॉक्स कौन से रेडार पर रहेंगे। याद रखिए 5 नए एंट्रेंट्स हैं ट्रेड के लिए F&O सीरीज में, इस पर भी नजरें रहेंगी। हमारे साथ जुड़ेंगे अनिल सिंह भी। जुलाई सीरीज की कमजोर शुरुआत, बाजार में 0.25% की गिरावट, निफ्टी 9500 के नीचे। बैंकिंग शेयरों ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव, मिड कैप शेयर भी पिटे। आज आधी रात को लॉन्च होगा जीएसटी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। ऐतिहासिक टैक्स रिफॉर्म पर आज दिन भर देखिए सीएनबीसी आवाज की खास कवरेज। सीडीएसएल ने लिस्टिंग पर निवेशकों को किया मालामाल। 149 रुपए की इश्यू प्राइस के मुकाबले में 250 रुपए पर लिस्ट हुआ शेयर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ में पैसे लगाने का है आज आखिरी दिन। दूसरे दिन कल इश्यू पूरा भरा। प्राइस बैंड 355 से 358 रुपए और एफआईएस के निवेश पर आरबीआई की अड़चन भी हुई दूर। और आईसीआईसीआई बैंक कंसोर्शियम की अगुवाई में अल्ट्राटेक ने जेपी एसोसिएट्स के सीमेंट प्लांट का अधिग्रहण पूरा किया। कुमार मंगलम बिरला ने कहा, डील के बाद अल्ट्राटेक को मिलेंगे नए बाजार। लगभग 13.5 घंटे बचे हैं जीएसटी के लागू होने में। आज रात को जीएसटी देश में लागू हो जाएगा और ये होगा एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण। इस क्षण की पूरी जानकारी, पल पल की जानकारी, इससे पहले और उसके बाद की कवरेज देखिए सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। इससे पहले ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। हमारा शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें जुलाई सीरीज के पहले दिन इस कमजोर भरे बाजार में अपने शेयरों पर लेनी है राय। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर 180020097890। चाहे तो आप हम भेजे मैसेज व्हाट्सएप पर 7045220000। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर जहां पर आपके सवाल आएंगे तो हम पूछेंगे, हमारे एक्सपर्ट से देंगे जवाब। मदद करने के लिए तैयार है आज आपकी MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और वायदा कारोबार के लिए आज पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। शुरुआत सुमित आपके साथ की जाए। निफ्टी, बैंक निफ्टी एक नई सीरीज की शुरुआत पर क्या बनना चाहिए ट्रेड? इस वक्त कमजोर शुरुआत हुई लेकिन निचले स्थानों से सपोर्ट भी मिल रहा है बाजार को। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, प्रेजेंट वीक में बाइंग साइड में हम थोड़े से हिचकिचा भी रहे थे। यही कारण था क्योंकि ऐसा सेल ऑफ हमें लग भी रहा था कि निफ्टी के अंदर शायद देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल से आज सपोर्ट देखने को मिला है हमें, बट ऐसा लगता है कि वापस एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा जिसके अंदर अगर इस बार 9450 के लेवल छूटे तो 9400 तक के लेवल हमें 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं।
9,490 9,500 ये सही लेवल है निफ्टी में सेल करने के लिए। 9540 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे में टारगेट 9450 9400 के लेवल्स 2 से 3 दिनों के लिए टारगेट होंगे। तो शॉर्ट करें निफ्टी, ये रहा है ऊपरी स्तरों पर और ऊपरी स्तर आते हुए भी दिख रहे हैं, तैयार रहे उसके लिए। बैंक निफ्टी भी शॉर्ट किया जाए ऊपरी लेवल पर? एब्सोल्युटली अनिल जी, 23,150 23,200 ये लेवल सही है बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए। स्पॉट लेवल्स बता रहा हूं मैं। 23,300 के ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे। इमीडिएट पड़ाव 23 जा रहा है, जैसे वो टूटेगा तो 22,800 तक के लेवल्स 1-2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अंदर भी फिलहाल एक बार सेल साइड में ही रहना चाहिए। ओके, शॉर्ट करें निफ्टी भी, शॉर्ट करें बैंक निफ्टी भी। राय सुमित की साफ है मंदी की तरफ। बात करते हैं हमारे पहले दर्शक से। जयपुर से फोन लाइन पर इस वक्त हैं हमारे साथ देवेंद्र। नमस्कार देवेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं फॉलो करता हूँ आपका टीवी जी। तो मैंने एक्चुअली एक डिश टीवी का जुलाई फ्यूचर का एक लॉट परचेज किया है 79.50 प्राइस में। ठीक है, तो मुझे उस पे आपका एडवाइस चाहिए कि मतलब मुझे कैरी मतलब कब तक होल्ड करना चाहिए और क्या प्राइस में मिल सकता है। ठीक है, चलिए मितेश जी, देवेंद्र ने खरीदा है 79 रुपये 50 पैसे में, लगभग 1.5-2 रुपये इनके दाम से ऊपर चल रहा है ये फ्यूचर डिश टीवी का। आज 2% मजबूत है, कमजोर बाजार में मुनाफे में है। मुनाफा प्रोटेक्ट कैसे करें और प्रॉफिट बुक करना है तो किन लेवल्स पर करें? अनिल जी, आई थिंक एक काफ़ी ओवरसोल्ड लेवल से पुल बैक आया डिश टीवी में। मुझे लगता है कि 82.5 83 25 यानी कि करीबन यहाँ से 2.5 रुपये और ऊपर जा सकता है। तो 83 के आसपास बुक करने का देखें इसमें मुनाफा। और फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से इसमें एक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें 78 का, जो कि शायद पूरा मुनाफा प्रोटेक्ट नहीं करेगा परंतु वो चलता रहेगा। तो आई थिंक आप देखेंगे 78 और जैसे स्टॉक 1 रुपये बढ़ता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ले आके 79 पे ले आएँ और उसको ट्रेल करते रहें। और मुझे लगता है कि 83 के आसपास एग्जिट मिलने के ज़्यादा बेटर चांसेस हैं। आप जो लेवल्स बता रहे हैं वो फ्यूचर्स के हैं या कैश के? ये कैश के हैं। ओके, तो देवेंद्र लेवल्स हैं 78, पहले आप स्टॉप लॉस लगा लें। 83 आपका कैश मार्केट का लेवल, क्योंकि सीरीज का पहला दिन है तो थोड़े फ्यूचर्स में प्रीमियम में देखिए, जैसे 50 पैसे की प्रीमियम चल रही है तो एडजस्ट कर ले, यानी कि 83.5 आपका ऊपर का टारगेट हो गया, 78.5 आपका स्टॉप लॉस हो गया। और फिर भी आपको रिस्क और कम रखनी है तो आप अपनी कॉस्ट प्राइस 79.5 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, ये ठीक रहेगा। मेरठ चलेंगे, हमारे साथ तरुण है इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार तरुण जी, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, हमारा एक प्लॉट है यानी लोकेशन 102 रुपये 90 पैसे पे बाई। ओके, कब खरीदा था? ये कल परसों खरीदा था। परसों खरीदा, चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं सुमित जी से। सुमित जी, 102.90 की कहेंगे राउंड फिगर में 103 में खरीदा है, 1.25 रुपये नुकसान में है इस वक्त। आज स्टॉप लॉस टारगेट? अनिल जी, जैन इरिगेशन ना? हाँ जी, जैन इरिगेशन के अंदर देखिए यहाँ से ओवरऑल रुझान पॉजिटिव बना हुआ है स्टॉक के अंदर। सिर्फ इस स्टॉक की प्रॉब्लम ये थी कि स्टॉक ने ऊपर में एक रेजिस्टेंस 108 110 के आसपास का फेस किया है, वहां से हमें गिरावट देखने को मिली है। अभी ये बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड पे आ चुका है तो शायद यहाँ से हमें पुल बैक देखने को मिलना चाहिए। अगर मार्केट्स में कोई गिरावट बढ़ी तब तो ये शायद और भी फॉल देगा, तो वो केस के अंदर इनको 100 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे अगर ये गया तो 96-95 तक चला जाएगा। 100 रुपए से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा ले, पोजीशंस को एक बार होल्ड करें और पुल बैक के अंदर 104 105 पे एक बार निकल जाए और जब मार्केट्स में वापस हमको पॉजिटिव रुझान देखने को मिले तभी एंट्री करने की सोच सकते हैं। फिलहाल एक बार पुल बैक में निकल जाए स्टॉक में से। अच्छा, पुल बैक में निकले सर, ज्यादा दम वाली बात है नहीं तो थोड़ा सावधान रहें। अच्छा सुमित जी, आप अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स बताइए। स्टॉक फ्यूचर्स आपने कौन से चुने और किस तरफ? एक बाय साइड का है और एक सेल साइड का है। तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर सबसे पहला मेटल स्पेस पे से वेदांता ले लेते हैं। मेटल स्पेस ओवरऑल हमें मजबूती देखने को मिल रही है और सारे ही मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी हमने देखी भी है। अभी प्रेजेंट लेवल्स पे ऐसा लगता है कि यहाँ से वेदांता के अंदर और भी तेजी देखने को मिल सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस 244 का लगाए, ऊपर में इमीडिएटली 260 पहला पड़ाओ और अगर 260 का लेवल टूटा तो हमें 270 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। दूसरी तरफ सेल साइड के अंदर आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में ऐसा लगता है कि और वीकनेस देखने को मिलेगी। स्टॉक ऑलरेडी वीक दिखा रहा है, ये यहाँ से फॉल देगा, 70-80 रुपए का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 1070 1075 पे सेल बना सकते हैं इसके अंदर। 1105 का स्टॉप लॉस, 30 रुपए का स्टॉप लॉस और 70 रुपए का टारगेट आने वाले 2 से 4 दिनों के लिए कॉल रहेगा। 1010 का टारगेट होगा। ओके, ठीक बात है। चलिए, तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस शॉर्ट करें, वेदांता लॉन्ग करें, ये राय है सुमित जी की। सुमित जी की मैं सोच रहा हूँ ऑप्शन की रणनीति भी यहीं पूछ ली जाए। बताएं सुमित जी, कौन सा ऑप्शन है आपकी लिस्ट में? बिल्कुल अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है। कोटक बैंक ने पिछले 3 से 4 दिनों में एक फॉल दिखाया है और चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हुए ऐसा लगता है कि ये फॉल और भी गहरा सकता है। जैसे ही 940 का लेवल टूटेगा कोटक बैंक के अंदर,
उसके बाद हमें इसके अंदर फॉल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 910 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा फॉल आता है कोटक बैंक के अंदर, तो 940 का जो पुट अभी 19 से 20 रुपए के आसपास मिल रहा है, उस पुट की वैल्यू 35 से 40 रुपए तक हो सकती है। यानी कोटक बैंक का 940 का पुट लेके काम करना है, 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 35 से 40 रुपए तक के टारगेट 2 से 4 दिनों के लिए होंगे। और कल जिस तरह से टूटा ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग था। 940 का पुट खरीदकर मंदी की पोजीशन बनाए, 20 रुपए पर खरीदे, 12 का स्टॉप लॉस, 35 से 40 का टारगेट। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम दर्शकों के सवाल लेंगे, मितेश से उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स लेंगे और साथ ही जीएसटी पर भी करेंगे फोकस। जानी मानी टेक्सटाइल कंपनी मोंटे कार्लो, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि जीएसटी की क्या तैयारी कंपनी की है इस सेक्टर की, और जीएसटी का क्या कुछ असर पड़ेगा इस पूरे टेक्सटाइल सेक्टर पर, इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज का दिन है बेहद खास, क्योंकि आज आधी रात से जीएसटी पूरे देश में लागू हो जाएगा और इस पर हमारा कवरेज लगातार जारी है। जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद कैसी रहेगी इंडस्ट्री की हालात और किस तरह से बदलाव होंगे, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोंटे कार्लो फैशंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप जैन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। काफ़ी कुछ आप अपना रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जिन लोगों से उन पर जीएसटी लगेगा, आप भी अपने प्रोडक्ट जीएसटी लगाकर बेचेंगे और सामने जिन्हें बेचेंगे उन्हें जीएसटी की क्रेडिट भी मिलेगी। ये बताएं आपकी अपनी तैयारी कितनी है, जिन लोगों से आप सामान खरीदते हैं उनकी कितनी तैयारी है और जिन्हें बेच रहे हैं उनसे क्या आपको संकेत मिल रहे हैं? देखिए, जहां तक हमारी तैयारी का सवाल है तो हमने 2 महीने पहले ही प्राइस वाटर कूपर हाउस को हायर किया था अपने उसमें जीएसटी का सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करने के लिए, साथ में जीएसटी कंप्लायंस के जो भी रेगुलेशंस हैं उसकी तैयारी के लिए। तो हमारी तरफ से हम समझते हैं कि वी आर ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड टू एंटर इनटू जीएसटी रिजीम। और जहां तक हमारे सप्लायर्स की बात है और वेंडर्स की बात है, तो मैं समझता हूं कि 80 to 90% जो हमारे कस्टमर्स भी हैं और सप्लायर्स भी हैं, दे हैव रजिस्टर्ड इन जीएसटी रिजीम। और बाकी पूरी तैयारी तो अभी खैर जीएसटी रिजीम में 1-2 जुलाई के बाद ही पता लगेगी, लेकिन हम समझते हैं कि थोड़ी सी तकलीफ तो शुरू में होगी, क्योंकि काफी लोगों को सिस्टम्स की नॉलेज नहीं है और कहीं कहीं पे क्लैरिटी भी चाहिए डे टू डे बेसिस पे। पर फिर भी ऑलमोस्ट सब ये समझकर बैठे हैं कि एक स्मूथ ट्रांजिशन हम कर लेंगे। ये बताइए सर, जो कुछ भी आपकी इनपुट कॉस्ट है, जो कुछ रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं, उनमें किस किस में जीएसटी की वजह से आपके लिए टैक्स की दरें बढ़ रही हैं और किस में कम हो रही हैं और किस में जैसी की तैसी है? देखिए, 90-95% जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो 1000 रुपीज के ऊपर है, तो उसके ऊपर 12% टैक्स है। तो वो जो पहले टैक्स था वो 5% वैट था और 2% सीएसटी था और अराउंड 1.5 एक्साइज के करीब पड़ता था। तो ऑलमोस्ट 3 से 4% के करीब ये कॉस्ट जो 1000 रुपीज के अबव के गारमेंट्स हैं उनके ऊपर पड़ेगी। और 1000 रुपीज के कम वाले बहुत कम गारमेंट हैं, तो उसमें कोई प्राइस का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल तो प्राइस इंक्रीज ही होगा और हम कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 90% आपका रॉ मटेरियल जो था उस पर जीएसटी की वजह से टैक्स बढ़ने वाला है, राइट? नहीं, रॉ मटेरियल की वजह से नहीं, एंड प्रोडक्ट गारमेंट की वजह से। कोई गारमेंट हमारे 1000 रुपीज के ऊपर है तो, लेकिन आपको सामने इनपुट क्रेडिट भी तो मिलेगी। नहीं, इनपुट क्रेडिट जैसे कॉटन हम फैब्रिक खरीदते हैं उसके ऊपर 5% है और जो एंड प्रोडक्ट है उसके ऊपर 12% है, तो जो डिफरेंस है तो उससे कॉस्ट तो बढ़ेगी। ठीक बात है। अच्छा, ये जो कॉस्ट बढ़ेगी इसका नुकसान किसको होगा? आप तो पास ऑन कर देंगे, लेंगे ना कस्टमर से, कंज्यूमर से, जो आप होलसेलर जिनको भी आप माल बेचेंगे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि 3 से 4% प्राइस इंक्रीज तो होगा और कंज्यूमर को पास ऑन होगा वो। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के हाथ में जब ये प्रोडक्ट आएंगे तो ये थोड़ा मुश्किल वाला मामला होगा, उनके लिए कॉस्ट बढ़ती हुई दिखेगी। अब ये बताइए सर कि फिर इस लिहाज से क्या कहीं कोई आपको लगता है कि डिमांड में कमी आ सकती है जीएसटी लागू होने के बाद, या फिर 1000 रुपये से ऊपर वाले गारमेंट्स क्योंकि आप ज़्यादा बेचते तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए, 3 से 4% जो कॉस्ट है वो इतनी सिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं है और
1000 रुपीज अबव वाले गारमेंट्स के लिए इसका अगर डिफरेंस भी देखें तो बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो डिमांड पे भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्राइस हाइक है वो मिनिमल है। हाँ, अगर हम प्राइस हाइक 10 से 15% की बात करें तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो प्राइस हाइक की हम बात कर रहे हैं वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगी कंज्यूमर में। ठीक बात। अच्छा जैन साहब, एक ये बहुत सुनने में आ रहा है और अब पता नहीं, हम देख भी रहे हैं, वैसे मैं भी इस वीकेंड पे मॉल्स वॉल्स में था, सेल वेल लगी हुई है, स्पेशली कपड़ों में तो बहुत भारी भरकम सेल है, 50 से 70-80%। अब वो सेल सीजन सेल है या फिर प्री जीएसटी सेल है, ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या कुछ ऐसे आपने भी सेल वेल या कुछ डिस्काउंट देकर आपने या आपके जो डीलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उन्होंने कुछ एडिशनल डिस्काउंट देके पुराने स्टॉक क्लियर किए, ऐसा कुछ संकेत है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको आप प्री जीएसटी सेल ही कह सकते हैं, क्योंकि जब ये सेल लगाई थी और अब तक ये क्लैरिटी नहीं थी कि इनपुट क्रेडिट उस टाइम पे क्या मिलेगा जब 1 जुलाई को हम जीएसटी रिजीम में एंटर हो जाएंगे। तो उसके लिए बाद में क्लैरिफिकेशन आई कि एसजीएसटी पार्ट का 40% ही सिर्फ इनपुट क्रेडिट मिलेगा, इट मीन्स 2.4%, जबकि जो आउटगो है वो होगा 12%। तो रिटेलर को 3.5% का एक नुकसान हो रहा था और उस नुकसान के कारण कई रिटेलर्स ने सेल पहले शुरू कर दी कि जितना कम से कम स्टॉक हो 30 जून को, तो वो नुकसान कम किया जा सके। तो यही रीजन था वो। अच्छा, हमने भी कुछ कपड़े वपड़े इसीलिए एडवांस में खरीद लिए कि चलो सेल लगी है पहले ले लें। तो इस क्वार्टर में तो क्या ये समझा जाए कि फिर सेल्स के आपके आंकड़े जो रहेंगे जून वाले वो तो ठीक रहेंगे, अगले क्वार्टर में क्या फिर थोड़ी सेल्स कम होने वाली है? इन दोनों तिमाहियों के सेल्स के आंकड़ों पर थोड़ा एक अंदाजा दीजिए, क्या क्या होगा? नहीं, मैं समझता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जुलाई अगस्त वैसे भी सेल सीजन होता है और सारे कस्टमर्स नॉर्मली जुलाई अगस्त में सेल सीजन की परचेज करते हैं और उस टाइम पे डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट 40-50% तक पहुंच जाते हैं। तो कंज्यूमर के लिए तो एक फायदा ही है कि जब वो 40-50% में खरीदता है तो डिमांड बढ़ती है। ये हर साल हमने देखा है। तो मेरे हिसाब से जीएसटी हमारे लिए उस समय पे आ रहा है जब ऑलरेडी हम डिस्काउंट सीजन में एंटर कर चुके हैं, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और जीएसटी पर अपनी इंडस्ट्री का, अपनी कंपनी का पूरा आउटलुक हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो तैयार है, कंपनी भी तैयार है, इंडस्ट्री भी 80-90% तैयारियां पूरी हो चुकी है। बाकी तो 10-20% जो लागू होने के बाद ही जो प्रैक्टिकल जो काम होता है वो तो तभी होता है, उसकी भी तैयारी हो जाएगी। लेंगे एक ब्रेक के बाद मितेश ठक्कर से हमें पूछनी है उनकी टॉप ट्रेडिंग ट्रिक्स और लेने हैं दर्शकों के सवाल। बने रहिए हमारे साथ। ट्रेडर्स हॉटलाइन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है सुमित बगड़िया और मितेश ठक्कर। अब वक्त है मितेश ठक्कर की पिक्स लेने का। बताएं मितेश, कौन से स्टॉक्स हैं आपके और किस तरफ, लॉन्ग या शॉर्ट? अनिल जी, थोड़ा सा एग्रेसिव साइड शॉर्ट साइड का है, परंतु अभी मेरे पास एक बाय और एक सेल कॉल है। और जो सेल है वो लार्सन एंड टूब्रो में है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को तोड़ के आज वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है और रिकवरी में अभी पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सेल करें, 1700 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1620 का पहला टारगेट देखें। और एक बाय कॉल होगा टीवीएस मोटर्स पे, जो कि ऐसा लगता है कि पुल बैक कंप्लीट करने के बाद इंट्राडे वापस बाय मोड में जा रहा है। तो यहाँ पे 540 यानी कि 540 के नीचे का यानी कि 539 का स्टॉप लॉस लगाएं और 570 तक के टारगेट्स देखें। ओके, तो टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करने की राय। लेते हैं दर्शकों के सवाल और अब हमारी अगली दर्शक हमारे साथ हैं इस वक्त मुंबई से दिव्या अग्रवाल। दिव्या जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हाँ गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल है कि मैंने ना कोल इंडिया लिया है जुलाई फ्यूचर 294 में, तो अभी मेरे को क्या करना चाहिए? 294 में खरीदा है? हाँ सर, मैंने पहले खरीदा था। कब से? मैंने ये अप्रैल में लिया है। अरे बाप रे, तो आपने कभी स्टॉप लॉस लगाया नहीं, बेचा नहीं? हम तो काफ़ी समय से कह रहे हैं कि कोल इंडिया कमज़ोर शेयर है। चलिए पूछते हैं अब सुमित जी से। सुमित जी, क्या किया जाए? बड़े भारी नुकसान में, दिव्या जी तो 292 से खरीद कर बैठी हैं, ये तो 245 आ गया। बिल्कुल, ये गलत पोजीशन ली है और ये गलत रोल ओवर कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक कंटिन्यूसली मंदी में आ चुका है। तो जब तक इसका ट्रेंड तेजी में नहीं होगा तब तक इसको रोल ओवर करके फायदा नहीं है। तो इनको एक चीज समझनी होगी कि ये स्टॉक जब तक ऊपर में 250 के ऊपर इमीडिएटली कन्विंसिंग क्लोज नहीं देता है, विद वॉल्यूम्स ब्रेकआउट नहीं आते, तब तक तो एक बार तेजी के लिए भूल जाए स्टॉक को। अब रही नीचे के लेवल्स की बात,
तो अगर इस स्टॉक ने अगर 240 के लेवल तोड़े तो शायद ये स्टॉक 230 220 के लेवल भी दिखा देगा। तो अगर ये रोल ओवर करते रहेंगे तो इनको 2 से 3 रोल ओवर और करते रहने पड़ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी वीक है और वीकली चार्ट्स के अंदर भी स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है। स्टॉक को तेजी में कन्वर्ट होने दीजिए, उसके बाद आप तेजी करना इसमें स्टार्ट कीजिए, फिर आप कंटिन्यूसली 2-3 रोल ओवर्स भी करेंगे तो आपका पुराना लॉस रिकवर हो जाएगा। बट अभी रोल ओवर करना इसको सही नहीं है, एग्जिट करना सही रहेगा पुल बैक के अंदर। ओके दिव्या जी, आवाज देखा कीजिए हर रोज। कब से हम तो कह रहे हैं कि भाई बेच दीजिए कोल इंडिया 290 रुपए से, और वहीं पर आपने जाके खरीदा, वही फंस गई आप। चलिए अब थोड़ा ध्यान रखिएगा। थाने से अगले दर्शक हमारे साथ है पीके अलशी। अरे आप वही पांडुरंग जी हैं क्या? यस सर। अरे गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, बढ़िया हो सर। हाँ, वो आपका सरनेम से मुझे याद आ गया, 2-3 दिन पहले शायद आपसे बात हुई थी, राइट? हाँ, बात हुआ था सर, आपसे अच्छा। मिलना है। हाँ जी, हाँ जी, अरे बिल्कुल जरूर, मोस्ट वेलकम। अब हम मुंबई में शो करेंगे तब आपको बुलाते हैं, और बहुत जल्दी करने वाले हैं। हमारा पहला कदम भी शुरू हो रहा है, तो उसकी ग्राउंड इवेंट्स होगी। तो आप ट्विटर पे और फेसबुक पर बराबर फॉलो करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कब इवेंट हो रही है। बताइए सर, आज आपकी क्या मदद की जाए, बताइए। आज मैं वो अल्ट्राटेक लिया हूँ 3980। अल्ट्राटेक खरीदा है? अभी बहुत 40 रुपए नीचे आया। चलिए, आप थाने से बोल रहे हैं, आपके पड़ोसी है मितेश जी, वो मुलुंड रहते हैं, तो उनसे पूछते हैं। मितेश जी बताइए, अल्ट्राटेक खरीदा है 3980 में, 40 रुपए नीचे आ गया आज, इनके लेने के बाद क्या करें? सर एग्जिट कर लें, आई थिंक यहीं पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ से करीबन 10 रुपये नीचे का मैं लेवल दूंगा। 3926 का कैश का, 2526 का कैश का स्टॉप लॉस लेवल है, तो वो लगा लें। आई थिंक अगर ये ट्रेड नहीं चलता है तो वापस नीचे में आपको दूसरा या नीचे में वापस बाय करने के मौके मिलेंगे शायद, क्योंकि अगर ये लेवल्स तोड़ेगा तो एक बार फिर इसमें फ्रेश जो इंट्राडे बाउंस बैक के चांसेस जो कल परसों थे वो आई थिंक वापस डिमिनिश हो जाएंगे और नया लो बनने की संभावना काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो ये है राय पांडुरंग जी आपके लिए। स्टॉप लॉस लगाए बगैर ट्रेड न करें, और खासतौर से जब इस तरह के बाजार में तेजी का सौदा कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहें, या फिर थोड़ा दिन आराम से देखें मार्केट को, स्टेबल होने से जल्दबाजी न करें। रोज करना जरूरी नहीं है, थोड़ी सावधानी रखिएगा। चलिए, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। सुमित जी और मितेश जी, आप दोनों का शुक्रिया ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। 50 अंक नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी पर 20 अंकों का नुकसान है। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों की मदद करने का सिलसिला जारी रहेगा CNBC आवाज पर, क्योंकि आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट प्रकाश गावा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाजार के जाने माने दिग्गज एंकर हेमंत गई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस ब्रेक के बाद करेंगे आपकी मदद, सौदा आपका। जुलाई सीरीज की कमजोर शुरुआत, बाजार में 0.25% की गिरावट। निफ्टी 9500 के नीचे, बैंकिंग शेयरों ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। मिड कैप इंडेक्स भी पिटा। आज आधी रात को लॉन्च होगा GST। संसद भवन से सेंट्रल हॉल में भव्य कार्यक्रम का होगा आयोजन। ऐतिहासिक टैक्स रिफॉर्म पर दिन भर देखिए CNBC आवाज की खास कवरेज। CDSL ने निवेशकों को किया मालामाल। 149 रुपीज के इशू प्राइस के मुकाबले 250 रुपए पर लिस्ट हुआ शेयर। स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO 1.5 गुना से ज्यादा भरा। आज पैसे लगाने का आखिरी मौका। प्राइस बैंड 355 से 358 रुपीज। FII निवेश पर RBI की अड़चन भी अब हुई दूर। और ICICI बैंक कंसोर्शियम की अगुवाई में अल्ट्राटेक ने JP एसोसिएट्स के सीमेंट प्लांट का अधिग्रहण किया पूरा। कुमार मंगलम बिरला ने कहा, डील के बाद अल्ट्राटेक को मिलेंगे नए बाजार। यहाँ बाजार तो सुस्त है, लेकिन देखिए सुस्ती है IPOs में। CDSL में अच्छा पैसा बनाने के बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ निवेश किया जाए, तो जी हाँ, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको पैसा लगाना चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बैंक करता क्या है, आगे की विस्तार योजनाएं क्या हैं, तो इस सब पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD संजय अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। तो सबसे पहले शुरुआत से बताइए, ये स्मॉल बैंक का कंसेप्ट आपके जहन में कैसे आया? किस तरह से आपका रोड मैप रहा है अब तक?
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि मुझे स्टूडियो में बुलाया CNB आवाज़ ने। और AU शायद 20 साल पुरानी कंपनी है और 95 से 96 से इसका एग्जिस्टेंस है। और शुरुआत में जैसे सबको पता है कि NBFC बैंक से बोरो करता है, म्यूचुअल फंड से बोरो करता है, LIC से बोरो करता है। इन्हीं से बोरो करते करते, लेकिन बिकॉज हमारी कॉस्ट ज़्यादा थी तो हम लोगों को वो मार्केट ढूंढना था जहाँ पे ज़रूरत हो, और ज़रूरत के हिसाब से हमने भी फिगर आउट किया है कि हमारा पैसा प्रोडक्टिव एसेट में बहुत सिक्योर हमको की फीलिंग आती थी। तो हमने व्हीकल फाइनेंस किया, छोटे छोटे व्यापारियों को फाइनेंस किया, SME फाइनेंस की, MSME फाइनेंस की, होम लोन किया। तो यहाँ पे बड़ा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हमने 10 स्टेट में 280-300 ब्रांचों से पिछले 10-12 साल से हम काम कर रहे हैं। आज हमारी 11,000 करोड़ की एसेट है जिसकी ग्रॉस यील्ड करीब 16.5% है। हमारा ग्रॉस NPA 1.5% के आसपास है, और हमारा पूरा जो ROE है और ROA है, वो ROE हमारा हमेशा 20% से ऊपर रहा पिछले 7-8 साल से, और जो ROA है वो भी करीब 3% से ऊपर रहा है। तो हमें ये मार्केट में पैसा देना आता है, लेना आता है, और हमें पता है कि इस मार्केट में ज़रूरत कैसे है। तो हमने कभी अनसिक्योर्ड फंडिंग नहीं करी, हमने कभी माइक्रो फाइनेंस नहीं किया, गोल्ड लोन नहीं किया, क्योंकि हमें लगता था कि हमारे पैसे से कस्टमरों को कमाना चाहिए और उस कमाई से हमें चुकाना चाहिए। तो सिंपल मॉडल रखा, रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट किया और कॉन्टीजियस एक्सपांशन किया, क्योंकि ना साउथ गए ना ईस्ट गए अभी तक, और डीपर करते गए मार्केट और अपना ग्रो करते गए। और 2014 में जब RBI ने जब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की गाइडलाइन निकाली तो हमको लगा कि ये हमारे लिए बनाई गई है, क्योंकि हमारा खुद का बुक 90% बुक प्रायोरिटी सेक्टर होता था। ठीक बात है। 75% से ऊपर की बुक हमारी छोटी होती थी, और हम एक कॉन्टीजियस एक्सपेंशन करके आ रहे थे, रिस्क मैनेज करके आ रहे थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं इस पर अप्लाई किया जाए। हमारे इन्वेस्टर से अप्रूवल ली, बोर्ड से अप्रूवल ली, अप्लाई किया। RBI का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमको इस लायक समझा और हमको लाइसेंस दिया, और हम पिछले 18 महीने से बैंक बना रहे थे, और 19 अप्रैल 2017 से हम बैंक बन गए हैं। 280 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 125 एसेट सेंटर हैं, हेड ऑफिस मुंबई में है, जयपुर में है, कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है। और ये IPO अब खाली इसलिए लेके आया जा रहा है क्योंकि RBI ने हमें बोला है कि 500 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ है तो आपको IPO लेके आना चाहिए। और हमने सोचा कि बैंक बना ही है, इसकी विजिबिलिटी भी चाहिए, और इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता है, तो इसलिए हम अभी IPO लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत नटशेल में और बहुत बढ़िया अपने बैंक के बारे में हमें बताया। सर, ये बताइए, अब इस पैसे का इस्तेमाल आप क्या लोन बुक को ग्रो करने में करेंगे, क्या योजनाएं हैं? ये सारा जो IPO है वो केवल ऑफर फॉर सेल है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से। तो हमारी जो बैंक की जो कैपिटल एडुकेसी है वो करीब 20% है, जबकि हमें जरूरत खाली 7.5 की है। तो कैपिटल कंपनी को जरूरत नहीं है, बैंक को जरूरत नहीं है, लेकिन बिकॉज कंपनी को लिस्ट करवाना था, एक RBI की भी रिक्वायरमेंट थी, और प्लस हमारे इन्वेस्टर्स ने बोला था कि आप बैंक बन गए हो तो ना तो उनके पास कोई स्पेशल राइट है ना कोई बोर्ड सीट है, तो यदि ये आप इसको लिस्ट करवा दोगे तो गवर्नेंस एस्पेक्ट से भी अच्छा रहेगा। तो सारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ने कुछ प्रोपोर्शनेटली सब बेच रहे हैं, और मेरी फैमिली भी बेच रहे हैं, और इस कंपनी को लिस्ट करवा रहे हैं। सो ये सारा पैसा जो इन्वेस्टर है उनको जाएगा, जिन्होंने इस कंपनी को पिछले 10 सालों में इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत मदद करी है। हमने देखा था बैंकर बुक में बड़े नामी नाम आए थे, आपने रोड शोज किए, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला ये बताइए। और ये भी बताइए कि राजस्थान जयपुर से, जैसा कि आपने कहा, बड़ी फोकस एरिया रहा है आपका, अब आगे कौन कौन सी ज्योग्राफीज पर आपका फोकस रहने वाला है? देखिए, रिस्पांस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि हम पूरे दुनिया में घूमे, सिंगापुर, हांगकांग, US, UK, स्कॉटलैंड, और मैं यह सब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इंडिया स्टोरी को लेके बहुत एक्साइटमेंट है, बैंकिंग को लेके बहुत एक्साइटमेंट है, डिमोनेटाइजेशन के बाद जो अपनी कंट्री में हो रहा है उसको लेके बहुत फॉर्मल इकोनॉमी जो सामने आ रही है, GST के बाद भी आने वाली है, बहुत एक्साइटमेंट है। आई थिंक सबसे ज़्यादा यदि किसी की निगाहें किसी मार्केट पे तो वो इंडिया है, और उसी का शायद हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और शायद हम 140 इन्वेस्टर से मिले होंगे पिछले 2 महीने के अंदर, और यकीन मानिए कि 100 इन्वेस्टर से ज़्यादा उन्होंने हमको एंकर बनने की हमको एप्लीकेशन दी। हम मैक्सिमम 35 ही सेलेक्ट कर पाए, और वही लिस्ट आपको दी पाए हैं। लेकिन बहुत एक्साइटमेंट है, उससे हमको भी बहुत कॉन्फिडेंस आया कि यदि हम अच्छा काम करते जाएंगे तो इन्वेस्टर लोग सपोर्ट करते जाएंगे, और ये ग्रोथ जो है हम हासिल कर रहे हैं और हासिल करेंगे। और देखिए, बैंक में जो क्या करेंगे, देखिए अब केवल 60 डे ओल्ड है, आज तक हम भी बैंक के कंज्यूमर थे, तो वहीं से हमने देखा है कि क्या गैप है, और उस गैप पे क्या AU बैंक काम करके कुछ नया सॉल्यूशन दे सकता है क्या। तो हमारी ये इच्छा है कि एक तो कस्टमर सेंट्रिक एसेट लेड बैंक बने, कि ये छोटे लोगों को जो लोन दे और छोटे व्यापारियों को लोन दे, क्योंकि हमारा जो 50% लोन बुक है वो 25 लाख से नीचे का होने का है। प्राइवेट सेक्टर रिक्वायरमेंट 75% की है। तो RBI का भी पूरा ध्यान इन्हीं मार्केट्स पे है जहां हमारी एक्सपर्टाइज है। हम
उसी एक्सपर्टाइज को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और बैंक प्लेटफॉर्म में इजी होता है क्योंकि कस्टमर भी बैंक से लोन लेना चाहता है। ठीक बात तो हमारी इच्छा रहेगी कि हम लोन तो देते जाएंगे और साथ में जो लायबिलिटी है, जो हमारी ब्रांच बैंकिंग है, वहाँ से भी कस्टमर को जोड़ना चाहेंगे। और 2-3 छोटे छोटे फीचर हम लेके आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप ही नहीं है, क्योंकि हमें लगा कि जो कस्टमर आता है वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है, उसको आप डिपॉजिट स्लिप में उलझा देते हैं तो आधा घंटा लग जाता है, तो बैंकिंग नहीं करता वो। सही बात है। तो हमने कहा डिपॉजिट स्लिप हटाओ, एनीवेयर बैंकिंग लेके आओ, थोड़ा एक्सटेंडेड आवर्स दो, हम उनको हैंड होल्ड करेंगे और गांव-गांव जाके ब्रांच खोलेंगे। तो ये सारा एस्पेक्ट से हमें लगता है कि जो, और ये आपको पता ही है, जीएसटी, डिमोटाइजेशन, सारा बिजनेस बैंकिंग चैनल को जाएगा अगले 3 से 5 साल के अंदर। तो उसमें हम लोग जब तक तैयार हो जाएंगे सारी अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए, तो आशा रखते हैं कि आपको एक अच्छी एसेट फ्रेंचाइज, कस्टमर सेंट्रिक फ्रेंचाइज हम दे पाएं। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया पहले समय निकालने के लिए आज के दिन, और आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो एक बार लिस्टिंग हो जाए उसके बाद फिर से हम आपसे बात करेंगे और आपकी आगे की योजनाएं और जानेंगे। धन्यवाद आपका। बाजार पर नजर रखिए। आप देखिए बैंक निफ्टी निचले स्तरों से रिकवर कर रहा है, लेकिन अभी भी लाल निशान में है। मिड कैप्स ने कोशिश जरूर करी है, यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि डेज लो से अच्छी रिकवरी आई है। गैप डाउन ओपनिंग हुई क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स कमजोर थे और अब सुधरने का सिलसिला जारी है। उछाल में बिकवाली करें या गिरावट में खरीदारी, ये बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब प्रकाश गाबा जी से बेहतर कौन दे सकता है। यहाँ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या व्यू बन रहा है मार्केट पे? बेसिक स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन लोअर लेवल्स में कह सकते हैं एक सपोर्ट है 9440 पे, और वहीं के आसपास से ही बाउंस हुआ है। आज का दिन पहला दिन है, अगर आज एक पॉजिटिव क्लोज मिलती है तो कह सकते हैं कि यस एक अच्छा सपोर्ट बना है। फर्स्ट डे ऑफ द न्यू सीरीज, यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है, लेकिन कंफर्मेशन मिलेगा जब 9580 के ऊपर ट्रेड करेगा। तो कह सकते हैं यस जो रिएक्शन था, रिएक्शन खत्म हुआ, साइडवेज जोन है, अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट। तो 9580 के ऊपर जाए तभी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। चलिए गाबा जी हमारे साथ बने हुए हैं और लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फटाफट आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। Hunter Refreshing Packaged Drinking Water presents Top Stocks of the Day. From the House of Soam Distilleries and Breweries Limited. बारह घंटे 48 मिनट ही बाकी हैं। जी हाँ, उसके बाद नया दिन और नया टैक्स GST जो एक बड़ा रिफॉर्म है वो इस देश में लागू होने वाला है। तो इसका काउंटडाउन आप देख रहे थे, लेकिन चलिए आपके सवालों के फटाफट जवाब देने का वक्त है। सागर जी ने अपना सवाल भेजा है। REC के 100 शेयर हैं, 197 पर खरीदे, 27 रुपए प्रति शेयर नुकसान हो रहा है। गाबा जी क्या करें बताइए? वेल है तो वीक, लोअर लेवल्स में करीब 160 के आसपास सपोर्ट है, उससे वहां से अगर बाउंस मिलता है तो एग्जिट एक बार तो निकल जाना चाहिए। REC निकल जाना चाहिए। पटना से सुधाकर जी ने अपना सवाल भेजा है। ऑन मोबाइल ग्लोबल के 250 शेयर हैं, 80 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं और इनको करीब 11 रुपए प्रति शेयर का लॉस हो रहा है। यहाँ पर क्या लग रहा है? एक सबसे पहले एक स्टॉप लगाना चाहिए 63 जोन्स का। यहाँ से एक ऐसी जगह पर ट्रेड करा है, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। अगर बाउंस मिलेगा तो कहाँ तक जाएगा? 82 और 90 जोन्स पर, वहाँ पर फ्रेश लुक लीजिए और यहाँ पर एग्जिट कीजिए। दिल्ली से निश्चय जी ने हमें अपना सवाल भेजा है। बजाज ऑटो के 100 शेयर हैं, 2880 के आसपास इन्होंने खरीदे और 100 रुपए प्रति शेयर का इनको भी नुकसान हो रहा है। ये इनका नजरिया इनको लॉन्ग टर्म कर देना चाहिए, इसमें नुकसान होगा नहीं है। शॉर्ट टर्म में जरूर एक वीकनेस है, वीकनेस आ सकती है और लोअर लेवल से देख सकते हैं 2625, 2600, 2650 ये लेवल भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एड की जगह बनती है, लेकिन नजरिया लंबा करना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा शेयर है। कोल इंडिया, पवन जी ने अपना सवाल भेजा है बेंगलुरु से और 1000 शेयर इनके पास, 265 के भाव पर इनको 20 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। कोल इंडिया ये तो लगातार गिरता जा रहा है। गाबा जी क्या करें? सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए 240 का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट ऐसी जगह पर है जो प्रीवियस बॉटम है वहां पर है, तो बाउंस करने की जगह सही है। बाउंस होगा या नहीं होगा कहना मुश्किल है। इतना करने के बाद एक बाउंस मिलता है, टेढ़े ही थोड़ा बाउंस मिल जाता है, उसमें एडवांटेज लेकर निकल जाइए। ओके, मुंबई से शुभम जी ने पावर ग्रिड पर सवाल भेजा। 500 शेयर इनके पास, 206 के भाव पर इन्होंने खरीदे। अरे वाह, चलिए इनको तो मुनाफा हो रहा है 4.25 रुपए प्रति शेयर का। काबा जी वसूल लें या बने रहें?
बने रहिए, लेकिन स्टॉप लगाइए 198 का, होल्ड कीजिए। अब मूव ऑन है, इसमें साइडवेज मूव मिल सकता है, 215 220 चले जाते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो वहां निकलिए, अदरवाइज होल्ड कीजिए। विनोद जी चेन्नई से अपना सवाल पूछ रहे हैं और शालीमार पेंट के 80 शेयर हैं 215 रुपए के भाव के, और आज ही शालीमार पेंट में खबर ये भी आई है कि एक राइट्स इशू करने वाली है ये कंपनी फिर से, और इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। शेयर ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है, इस पर क्या राय है? ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। कभी कभी ये साइडवेज जो भी निकल जाता है, लेकिन अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो छोड़ना नहीं चाहिए स्टॉक को। ये 300 के ऊपर, 350 के ऊपर भी जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, होल्ड। नासिक से आशुतोष ने इक्विटास पर सवाल पूछा। 100 शेयर हैं 165 रुपीज के भाव पर, इनको हो रहा है करीब करीब 16 रुपए प्रति शेयर का नुकसान। इसके चार्ट क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक बढ़िया है। मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, ये मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं सलाह बेचने की तो नहीं दे सकता। बिल्कुल, तो होल्ड करिए। बेंगलुरु से प्रशांत जी ने सवाल पूछा। SBI के 1000 शेयर 195 के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं। पहले तो बधाई हो प्रशांत जी, और इनको हो रहा है करीब करीब 76 रुपीज प्रति शेयर का फायदा। SBI क्या करें? देखिए, एक बार लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, लोअर लेवल्स देखने को भी मिलेंगे। 240 में अगर आते हैं तो वहां पर री एंट्री कीजिए, अगर नहीं आता तो मारो गोली। चलिए, मुनाफा तो कर ले जाइए। सही बात है, मुनाफा है तो एक बार जरूर वसूलना चाहिए। बड़ौदा से सवाल पूछा है रवि शंकर जी ने। पिंकन स्पिरिट्स के 500 शेयर हैं 70 रुपए के भाव पर, तो क्वालिटी वाइज तो कंपनी कुछ खास अच्छी नहीं है, 4 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। स्टॉप लॉस ये कहाँ रखें? अब अपमूव के बाद साइडवेज जोन है, तो टेक्निकली बेचना तो नहीं चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना हक बनता है, वो होता है 63 का। स्टॉप लगाइए, ब्रेक हुआ तो कोई बात नहीं। अप रीजन्स में 75-80 में रेसिस्टेंस है, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। ओके, चेन्नई से सुरेश जी ने अपना क्वेश्चन हमें भेजा है। एडवांस एंजाइम के 500 शेयर हैं 408 के भाव पर इन्होंने खरीदे, इनको हो रहा है 82 रुपए प्रति शेयर का नुकसान। इनको क्या करना चाहिए? बाउंस करने की जगह होती है 312, उसके आप 325 के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 312 का। अपमूव पे 340 या फिर 350, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अपमूव मिलता है तो वहां पर एक फ्रेश लुक कीजिएगा या फिर वहां पर एग्जिट कीजिएगा। ओके, मोहित मुखर्जी साहब कोलकाता से अपना सवाल पूछा। वोल्टास के 391 शेयर है इनके पास 100 रुपए के भाव पे। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, कहीं ऐसा तो नहीं। 100 शेयर इनके पास 391 के भाव पे। खैर दोनों ही सूरतों में इनको हो रहा है अच्छा मुनाफा। वोल्टास कैसा लगता है आपको? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, लेकिन अगर इनका निवेश का नजरिया है तो स्टॉप थोड़ा डीप होना चाहिए। वो होना चाहिए 100 की कॉस्ट है तो 400 का 410 का स्टॉप लगाना चाहिए। इतना गैप देना चाहिए, जब तक उसके ऊपर है ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, होल्ड करते रहे। लेकिन जब 410 ब्रेक हो जाए तो मुनाफा घर जरूर रह जाएगा, क्योंकि मालूम पड़ता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड ब्रीच हुआ। बिल्कुल, चलिए बेहतरीन नतीजे भी आए थे इसके। भुज से दमयाती जी ने अपना सवाल भेजा। BEL के 100 शेयर हैं 178 रुपीज के भाव पर इन्होंने खरीदे, इनको हो रहा है करीब करीब 19 रुपए प्रति शेयर का नुकसान। BEL ये चार्ट पर कैसा लग रहा है? थोड़ा थकता हुआ दिख रहा था। थका हुआ तो है रीजन्स में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसमें और भी गिरावट आ सकती है, पॉसिबल है। 150 का लेवल भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 150 के बाद एक बाउंस फिर मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। और आपको 175 180 भी नजर आएगा, तो मेरे ख्याल से अगर मेरे पास होता स्टॉक तो मैं होल्ड करता। चलिए, तो होल्ड करिए, थोड़ा और समय दीजिए। पटना से संजय गुप्ता जी ने वोखाट पर सवाल पूछा। 100 शेयर 591 के भाव पर इन्होंने खरीदे। अरे वाह, इनको हो रहा है करीब करीब 17 रुपए प्रति शेयर का फायदा। क्या करेंगे काबा जी? टेक्निकल रूप से एक डबल बॉटम हुआ इन लोअर, तो ये अच्छी बात है, लेकिन अपर रीजन्स में 640 में रेसिस्टेंस है। दो बातें, एक 640 जाता है तो एग्जिट, जो बाकी जो पोजीशन है उसको प्रोटेक्ट भी करना है। वो स्टॉप होना चाहिए 598, कम है लेकिन कम से कम लॉक इन हो जाएगा प्रॉफिट। और अब मूव ऑन है, जाता है 640, एग्जिट। ओके, चलिए, तो ये थे फटाफट सवालों के फटाफट जवाब जो गाबा जी ने दिए। लेकिन कहाँ पर हैं कमाई के मौके? गाबा जी के ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं ये बताएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो जरूर जुड़िएगा। रात को 12 बजे भी CNBC आवाज के साथ, दिन में भी आज आपको रहना है और रात को भी रहना है। 12 घंटे 48 मिनट ही बाकी हैं देश के सबसे बड़े रिफॉर्म को सूरज देखने के लिए, तो इस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं लगातार। लेकिन नजरें हैं गाबा जी के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज पर भी। बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। गाबा जी बताइए, कहां भरोसा कर रहे हैं आप? दो स्टॉक्स है, एक तो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। साइडवेज मूव में जो स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव है और लोअर लेवल्स में आज एक सपोर्ट भी मिला है। टारगेट है 1020 का, 1-2 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 990 का, श्रीराम ट्रांसपोर्ट बाय। दूसरा है गोदरेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी बहुत बढ़िया अपमूव मिला था कल और आज वो अपमूव कंटिन्यू हुआ है। इसका टारगेट है 650 के करीब, स्टॉप होना चाहिए 634। ओके, चलिए, तो ये हैं वो स्टॉक्स जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। गोदरेज में अच्छी तेजी देखने को मिल भी रही है। वक्त है गाबा साहब आपसे विदा लेने का। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का हाल जानेंगे कमोडिटी राउंड अप में, ब्रेक के उस पार।